अभी स्ट्रीम आ गया। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2026 कंप्लीट जीके रिवीजन की एक क्लास है, जो क्लास बहुत ही ज्यादा परम खास है। और क्लास को कराए जाने के पीछे का एक अलग ही मतलब आपको सच बताऊं तो एक अलग ही तरीका है इस क्लास को कराए जाने का। क्लास को हम रात में लगाते हैं, सुबह स्टार्ट कर देते हैं। इसका प्रमोशन केवल उन्हीं छात्रों तक पहुंच पाता है जो वाकई में वो छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं। राधे 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 राधे, जो बच्चे कह रहे हैं सभी को राधे राधे। तो इसके अंदर हमें क्विक रिवीजन कर लेंगे। पहले अब समझिएगा कि तरीका क्या है। तरीका हमारा ये है कि इसमें हर एक सब्जेक्ट को शामिल किया जाएगा, बट इसके अंदर कुछ आपके स्पेशल टॉपिक्स को शामिल किया जाएगा। स्पेशल टॉपिक्स आपके इसमें शामिल होंगे, जिसके अंदर स्पेशल टॉपिक्स हम पहले करेंगे। स्पेशल टॉपिक्स पहले करे जाएंगे, और स्पेशल टॉपिक्स करने के बाद आप क्या देखेंगे। स्पेशल टॉपिक्स के बाद कि सर जैसे स्पेशल टॉपिक्स आपके पूरे हो जाते हैं, इसके बाद हम फिर उसके बाद जो है हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को भी देखेंगे। बट पहले हम कुछ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले लेते हैं। और ये कौन से टॉपिक्स हैं? ये कोई आम टॉपिक्स नहीं है मेरे लाल। ये टॉपिक्स कौन से होंगे जो यहां पर कवर होने वाले हैं? सर ये वो टॉपिक्स हैं जो पेपर में 2025 में बहुत बार आए थे। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपके, उनको अब यहां पर शुरू करेंगे। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दिस? कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो देखिए। ये सारे टॉपिक्स आपके यहां पर कवर होने वाले हैं। एक बार इसके स्क्रीनशॉट को भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट को ले लीजिए एक बार फटाफट तरीके से। फटाफट से समझिए। समझ में आई बात? स्टार्ट करें? रेडी हैं? वॉइस में क्या हो गया? तबीयत थोड़ी सी खराब है। ठीक है। मेजरली बच्चों को जैसा मैं यहां देख पा रहा हूं, ज्यादातर जो छात्र हैं वो यहां पर तैयार हैं, और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं है। चीजों को बढ़िया तरीके से समझ भी पा रहे हैं। रेडी करते हैं। ठीक है, वॉइस में बस यही है। ठीक है, ओके। तो पहले हम इंडियन रेलवे जोन्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। स्कीम्स एंड ऐप एंड पोर्टल्स, भारत के मंदिर, कला शैलियां, बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट, फाउंडर, हेडक्वार्टर, टैगलाइंस, प्रशासनिक इकाइयां, वैदिक मध्यकालीन और मुगल प्रशासन की। ठीक है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य है मानवाधिकार और संगठन, महिला सशक्तिकरण। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते तो हैं हम आपको इतने टॉपिक करा देंगे, लेकिन उतने टॉपिकों के नाम पर वो गिने चुने सवाल लेकर आते हैं। लेकिन वर्तमान में आप जिस चैनल पर आए हैं, इस चैनल का दूसरा नाम, मेरा नाम तो है ही, जीतना नाम तो है ही इस चैनल का नाम, दूसरा नाम इसका है सच्चाई का प्रतीक। कारण क्या है? जो थंबनेल पे है वही भीतर होगा। यहां ये चीजें नहीं चलती। ठीक है, कि बच्चों को घुमाया फिराया फुसलाया जाए, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं को अब हम यहां पर कवर करेंगे। जय श्री राम। 11:30 बजे वाली क्लास से चलेगी। ठीक है, याद रखना। लीजिए पहला ही प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे मार्केट है। अगर हम देखते हैं इंडिया के अंतर्गत जो रेलवे नेटवर्क है, वो आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है, इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। इंडियन रेलवे का वर्तमान में 21 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन का प्रमुख जनरल मैनेजर होता है, जो सीधे तौर पर रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करता है। ठीक है, बताओ फटाफट से कि इसके अंतर्गत जो जो सवाल मैंने पूछे हैं, इन सवालों के अंतर्गत कौन सा सही है और कौन सा आपको सही देखने को नहीं मिलता, इसके बारे में आप स्पष्टीकरण आपको देना है। कुछ खतरनाक तरीके के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको बताइए भी, और इनके जवाब क्या होंगे वो भी आप बताइए। बगैर परेशानी के इसके अंतर्गत आप प्रकाश डालें। ठीक है सर, कल आपने क्लास, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, हम बात करते हैं। सभी सही हैं, मेजर लोगों का कहना है। देखो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क आपको जो देखने को मिल रहा है,
वो कहाँ आपको देखने को मिलता है? मेजरली यूएसए या चाइना। आपके दिमाग में यही आता है कि जब जब आपसे कोई पूछता है कि भाई सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो मेजरली छात्रों को यही रहता है कि सर यूएसए या चाइना जैसे कंट्रीज के अंतर्गत ये हो सकता है, बट इसके अंतर्गत इंडिया की रैंकिंग आपको बनाने में इश्यूज आते हैं। हाईवे नेटवर्क के अंतर्गत भी सेम कुछ इसी प्रकार के इश्यूज आपको रहते हैं। बट चलिए आज इस बात को ही सेट कर देते हैं आपके समक्ष। फटाफट बताते चलिए। नहीं, थोड़ा सा वो नेटवर्क वगैरह का इशू था, अभी उसको सही किया गया है। नेटवर्क वगैरह का इशू था, अभी उसको सही किया गया है, समझिएगा। हाँ, पहले इसको समझा देते हैं। आई एम सॉरी अबाउट इट, नेटवर्क का इशू था, अभी सही किया गया है। ठीक है, लीजिए स्टार्ट करते हैं पहले पोर्शन के बारे में। पहला सवाल कहता है कि इंडिया का नेटवर्क चौथा लार्जेस्ट नेटवर्क है। पहले नंबर पे कौन है सर? पहले पे यूएसए आपको देखने को मिलता है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे रशिया है, और आपको फोर्थ नेटवर्क पे देखने को मिलता है इंडिया। इंडिया का स्थान आपको चौथे नंबर पे यहाँ देखने को मिल जाएगा। करेक्ट हो गया। इंडियन रेलवे में वर्तमान में 21 जोन है। किसने कहा आपसे 21 जोन है? क्योंकि इंडियन रेलवे में वर्तमान में आपके 19 जोन है। ठीक है, ट्रिकी पॉइंट है। वर्तमान में 18 थे, अभी एक बढ़ा है, 19 आपके जोन वर्तमान में है। जोन का प्रमुख जनरल मैनेजर होता है। अगर हम बात करते हैं, वो सीधे रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करता है। यह स्टेटमेंट भी आपको सही देखने को मिल जाएगा। पहला और तीसरा सही है। आगे बढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कुछ आपके जोन्स हैं, देन इनके हेडक्वार्टर्स हैं। जोन्स और हेडक्वार्टर्स को आपको यहां पर क्या करना है? इनको मैच द फॉलोइंग में आपका पूछा गया है, तो आप इसको मैच कर दीजिए। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा रहा है, आप इसको एक बार मैच कर देंगे कि कौन सा कहां मैच आपका होगा। बताइए। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसका मैच को बताते हैं, क्या आंसर होगा? 18 जोन्स है, 18। बेटा अपडेटेड नंबर बता रहा हूं, 19। अरे मेरे लाल, 18 थे, अब 19 हैं, या हो जाएंगे 19 है, या 18 ही लिख लीजिए। ऑफिशियली अभी 19वां अनाउंस भी नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब है तो कि भाई 19 हो जाएंगे, बट अभी 18 ही है। लीजिए अगला है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपको देखने को मिलता है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आपका कहाँ देखने को मिलेगा? सर यह आपका हाजीपुर में है, हाजीपुर। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आपका पूर्वी मध्य रेलवे जोन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे का कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये हाजीपुर बिहार में है, ये हाजीपुर बिहार में है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद तेलंगाना में, तेलंगाना में आपको देखने को मिल जाएगा। और फोर्थ साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? BACD, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, लीजिए अगला सवाल तीसरे नंबर का है। अभिकथन है हुबली जंक्शन वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। पहला कथन आपके सामने आया कि भैया हुबली कथन वर्तमान में सबसे लंबा है। इसकी लेंथ कितनी है? सर अगर हम बात करते 1507 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, पहला ही है, 1507 मीटर इसकी लेंथ है, और सच बताऊं तो वाकई में यह आपका सबसे लंबा है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म हुबली से अधिक लंबा है, हुबली से अधिक लंबा है, बहुत बेहतरीन। अगर हम बात करते हैं 1507 मीटर है, ये 1366 मीटर का है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए क्या सही है क्या गलत है। मैंने आपको दोनों की लेंथ बता दी है। तो बेटा पहला ए स्टेटमेंट सही है, बट आर गलत है। गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म हुबली से अधिक लंबा नहीं है, क्योंकि ये 1366 मीटर है और ये 1507 मीटर है। इसमें याद रखना। हुबली के बारे में अगर मैं बताऊं कि हुबली है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है हुबली। साउथ वेस्ट रेलवे जोन में आपका पड़ेगा, साउथ वेस्ट रेलवे जोन में आपका पड़ जाएगा।
साउथ वेस्ट रेलवे जोन में आपका पड़ जाएगा, और ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन में आपका कौन सा पड़ जाएगा? गोरखपुर। गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन में आपका पड़ जाएगा, याद रखना, जिसका मुख्यालय भी गोरखपुर ही है। साउथ ईस्ट रेलवे जोन, रेलवे जोन आपको देखने को मिल जाएगा, साउथ ईस्ट रेलवे जोन। ठीक है, दोनों के बारे में याद रखना बगैर किसी परेशानी के। अगला सवाल ये रहा, साउथ कोस्ट रेलवे 2019 में स्थापित रेलवे का 19वां सबसे नया जोन है। ये आपके सामने पूछा गया सवाल है, बहुत बेहतरीन। साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद में है। यह जोन मुख्यतः आंध्र प्रदेश की रेल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बनाया गया था। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, बताइए। 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। देखो मेरे लाल, इसको आप समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, जो साउथ कोस्ट रेलवे है 2019 में स्थापित इंडिया रेलवे का, वो 19वां और सबसे नया जोन आपको देखने को मिल जाएगा। पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, क्या साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद में विशाखापट्टनम में है? विशाखापट्टनम में है, और ये करेक्ट है। पहला और तीसरा हो जाएगा इसमें सही। कौन सा? पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। सर गोरखपुर में नॉर्थ ईस्ट होगा, एक बार साउथ ईस्ट लिख दिया गया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉर्थ ईस्ट ही है ये। मैं बोल नॉर्थ ईस्ट ही रहा हूँ, लिख साउथ दिया होगा मैंने। ठीक है, याद रखना। साउथ कोस्टर्न आपका कहाँ? विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। ठीक है, याद रखेंगे, शाबाश। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 5वें नंबर का है। इन 5वें नंबर के सवाल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट रेलवे जोन की स्थापना वर्षों को मिलाइए कि रेलवे जोन की स्थापना वर्ष कहां कहां पे है। सबसे पहले हम बात करते हैं सदर्न रेलवे। सदर्न रेलवे की स्थापना कब होती है? 1951 में है, मुख्यालय चेन्नई 51 में है, और इसके हेडक्वार्टर कहां है? चेन्नई। क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात करते हैं, 1958 में है, हेडक्वार्टर गुवाहाटी। हेडक्वार्टर कहां है? गुवाहाटी। कोंकण रेलवे जो आपको देखने को मिल जाएगा, कि कोंकण रेलवे आपका कहां पर देखने को मिलता है? सर जी, भारत के अंतर्गत बहुत सुंदर रेलवे आपका माना जाता है, 1998 नवी मुंबई। 1998 नवी मुंबई, आमची मुंबई मानुस नवी मुंबई छे। और अगर हम बात करते हैं, यह है आपका 2019 विशाखापट्टनम, यह आपका 2019 विशाखापट्टनम, विशाखापत्तनम। तो करेक्ट आंसर 1 2 3 4 आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर आपको 1 2 3 4 देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में आप तगड़े तरीके से याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 5वां, मेट्रो रेलवे कोलकाता को इंडियन रेलवे का सबसे छोटा जोन माना जाता है। समझाइए। मेट्रो रेलवे कोलकाता को 2010 में अलग कर दिया गया था। पहले क्या रेलवे ही मेट्रो को संभाल रहा होता था, बट फिर ये अलग कर दिया गया। फिर क्या कर दिया? ये अलग कर दिया गया। यह भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो सेवा है, और केवल कोलकाता शहर को ही कवर करती है। देखो बताइए इसके बारे में क्या होगा। भारत की पहली रेलवे मेट्रो जो जल के नीचे चली है, बताओ, बताते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी मेट्रो ट्रेन हैं वो कहां से स्टार्ट हुई? कोलकाता से स्टार्ट हुई हैं। मेट्रो का हिस्सा था, सबसे छोटा जोन माना जाता है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? स्टार्ट होता 1984 में। 1984 से लेकर 2010 में इंडियन रेलवे इसको देख रहा था, रेलवेज को देख रहा था। लेकिन 2010 में रेलवे सेपरेट हो गया है, तो अब इसके लिए एक अलग से बॉडी क्रिएट की गई, रेलवे के लिए अलग से बॉडी क्रिएट की गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ये केवल कोलकाता को ही कवर करता है, याद रखना। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर, ये दो ही हैं कॉरिडोर, इसमें दो ही हैं। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क सबसे बड़ा है मेट्रो के कैटेगरी में अगर देखते हैं।
कोलकाता से अपना क्लास में आर के राहुल भी क्लास के अंतर आ चुका है। बेटा ईस्टर्न रेलवे जो है, ईस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है। ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता में है। बता देता हूं, ईस्टर्न रेलवे जो है, ईस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी कोलकाता में ही है। ये भी कोलकाता में ही आपको देखने को मिलता है। ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है। आगे हम बात करते हैं 7वां, रेलवे स्टेशन और उनसे संबंधित जोन को हम सम्मिलित करते हैं। बताइए। देखो, अगर हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये यूनेस्को में भी है कि नहीं? वैसे मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। और यह आपका कहाँ, सेंट्रल रेलवे का हिस्सा है। मुंबई महाराष्ट्र में है, सेंट्रल रेलवे का हिस्सा है। कमाल की बात है, ठीक है, याद रखना। और अगर हम बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये ऑलरेडी है ही। परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बाकियों को, देखिए चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल आप देखेंगे सदर्न रेलवे का हिस्सा है। सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर ही चेन्नई में है। रानी कमलापति स्टेशन भोपाल में आपको देखने को मिलता है, जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है। आगरा कैंट आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है। करेक्ट आंसर है BACD, ऑप्शन नंबर ए, BACD करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, BACD करेक्ट है। लीजिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा, क्या इस प्रकार के प्रश्न आपने आपसे पहले करे हैं? बताइए। क्लास के अंतर्गत एक छात्र बात कर रहा है, 14 को टाइगर रिजर्व जा रहा है, तो आप वहीं रुकेंगे क्या, क्योंकि आप भी तो चीता हैं? अद्भुत। राम राम पंकज भाई। पंकज भाई, अब देख रहे हो आप, रोज रात वाली क्लास में आप आते हो और कहते हो कि एनटीपीसी की क्लास नहीं होती। अब एनटीपीसी की क्लास चलाइए, अब देखना आप क्या होगा। बात करते हैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे। जैसे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1951 में हुई है। सच बात है, यह स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, सेंट्रल रेलवे जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1951 में होती है। नॉर्दर्न रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो नॉर्दर्न रेलवे है ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। दिल्ली, पंजाब, यूपी, जम्मू कश्मीर, इन सबको ये कवर करता है। ठीक है, याद रखना। थर्ड, साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। यहीं अब गोता मार दो तुम। साउथ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में नहीं है, कोलकाता में है। साउथ ईस्ट रेलवे की अगर हम बात करते हैं, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में नहीं है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके बारे में याद रखिएगा। तो साउथ ईस्ट रेलवे हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता, नॉट इन भुवनेश्वर। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है और ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सबको कवर करता है। सटीक आंसर है। ठीक है, याद रखना। तो अगर हम बात करते हैं, यहां पे बच्चों को कई बार लगता है कि मुंबई में इसके हेडक्वार्टर है। मुंबई, नवी मुंबई सेंट्रल जोन का हिस्सा है। अभी भाई याद रखना, ठीक है, याद रखना। आगे हम देखते हैं, 9वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुछ कथन आपको दिए गए, इन पे विचार करना है। चलो बात करते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे फ्रेट माल ढुलाई हैंडलिंग में सबसे दक्ष जोन माना जाता है। अगर कोई सबसे ज्यादा दक्ष जोन है, मतलब सबसे ज्यादा माल ढुलाई का काम कर सकता है, तो वह आपका कौन कर सकता है मेरे लाल? सर वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर सकता है, यही कर सकता है। विशेषकर कोयला खनिज को कर सकता है, सबसे ज्यादा दक्ष जोन है। ठीक है, याद रखना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रायपुर में है? नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। इसका हेडक्वार्टर रायपुर में नहीं है। ये छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र कवर करता है, बिल्कुल करता है। ये बिलासपुर में है इसका हेडक्वार्टर। बिलासपुर कहां है? छत्तीसगढ़ में। तो करेक्ट आंसर होगा कि इसमें केवल पहला और तीसरा ही सही है, दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा। याद रख पाएंगे? बहुत बेहतरीन।
बेटा ऑल नहीं होगा, फिर से वही बात है, समझिएगा कि इसके हेडक्वार्टर आपको बिलासपुर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, याद रखना। स्थापना भी बता दो, अच्छा आदमी हूं, स्थापना भी बता दूंगा। 2003 में हुई है, 2003 में आपकी स्थापना हुई है। निम्नलिखित के रेलवे जोन और उनकी स्थापना के वर्ष को बताइए। देखो अभी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करके आया हूं, 2003 हो जाएगा। तो 4 का तो ए होना चाहिए, जो 4 है 4 का आपका क्या होना चाहिए? अच्छा 2 है 2003, बहुत बढ़िया, 2 हो सकते हैं। ठीक, सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं सबसे पहले, कि सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं। मुख्यालय मुंबई में है, 1951 में बनता है। सेंट्रल रेलवे 1951 में, हेडक्वार्टर का है आमची मुंबई मानुस, पहले का बी, दोनों में है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात करते हैं, 1958 में बना है, गुवाहाटी हेडक्वार्टर है, 1958 में बना है। ठीक है, याद रखना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 1958 में बना है, हेडक्वार्टर गुवाहाटी है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, देखो वेस्ट सेंट्रल और साउथ ईस्ट सेंट्रल दोनों ही 2003 में आपके बनते हैं, और इसके अंतर्गत हम बात बताते हैं, क्योंकि इसके अंदर नॉर्थ सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल आपके जो क्रिएट होते हैं वो यहीं पर आपके बनते हैं। ठीक है, याद रखना। मुझे लगता नहीं है क्या इसमें आपको कोई समस्या होगी। ठीक है, याद रखना, एक का मुख्यालय जबलपुर है, वेस्ट सेंट्रल का जो मुख्यालय है वो जबलपुर है, और इसका मुख्यालय आपका बिलासपुर है। ये जबलपुर और ये बिलासपुर हेडक्वार्टर है। जबलपुर एमपी में है, बिलासपुर आपका एमपी में है। करेक्ट आंसर होगा पहला। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 11वें नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्रफल के अनुसार हावड़ा जंक्शन है। सबसे बड़ा व्यस्त रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली है। 23 में भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल था। आपके सामने 3 सवाल फेंक के मारे गए, आंसर बताते हैं, फटाफट से बताइए। देखो ये काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो बात को समझिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है क्षेत्रफल के अनुसार से वो हावड़ा जंक्शन है, वो सही है। अगर सबसे लंबे की बात करते हैं वो हुबली है, बट अगर वहीं सबसे बड़े की बात की जाए कि बड़ा कौन सा है, तो वो हावड़ा जंक्शन ही है। राइट, भारत का सबसे व्यस्त ये भी न्यू दिल्ली है, लेकिन 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल नहीं, विशाखापट्टनम था। दैट वाज विशाखापट्टनम, विशाखापत्तनम आपको देखने को मिल जाएगा। ये विशाखापट्टनम है जो आपको यहां देखने को मिलता है। बात आई समझ में? तो करेक्ट आंसर होगा केवल पहला और दूसरा ही सही है, केवल पहला और दूसरा ही आपका सही है। और अगर हम बात करते हैं ये जो हावड़ा जंक्शन है, ये 1854 से चल रहा है, नहीं पता हो तो, हावड़ा जंक्शन 1854 से चल रहा है। भारत में पहली बार रेल 1853 में चली थी। भारत में पहली बार रेल 1853 में चली थी। एक बच्चा कह रहा है हुबली कहाँ है? हुबली कर्नाटक में है। हुबली के चक्कर में बेटा तेरी बुबली में दिक्कत हो जाएगी, मान जा। बात को समझिएगा, जैसा मैंने बताया आपको, हावड़ा जंक्शन 1854 से चल रहा है। भारत में पहली बार रेलवे 1853 में चला था। हावड़ा जंक्शन वेस्ट बंगाल का है। क्या बात है? 12वां सवाल, कोंकण रेलवे, कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं, इन विशेष तथ्यों से मैच द फॉलोइंग करिए। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे हैं। इसके बाद अगले टॉपिक को आप करिएगा, क्या दिक्कत है? रजत राजपूत, कैसे हो भाई? अरे बिजिएस्ट न्यू दिल्ली था भाई। बात को समझते हैं। कोंकण रेलवे आपको पहला देखने को मिलता है, कोंकण रेलवे।
कोंकण रेलवे के बारे में आपको याद रखना होगा, ये सबसे सुंदर रेल मार्ग, समुद्री किनारे और सुरंगें सब कुछ यहां देखने को मिलता है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो भारत का पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन इस जोन में है, और वेस्ट सेंट्रल रेलवे आपको देखने को मिल जाएगा। भोपाल का जो कमलापति रेलवे स्टेशन है, जो पहले हबीबगंज नाम से फेमस था, उसको आप याद रखेंगे। वो पहला आपका एकदम क्लासिकल एयरपोर्ट था, ठीक। भारत का पहला वर्ल्ड क्लास जो हबीबगंज था, अभी कमलापति रेलवे स्टेशन है, कमला के पति रेलवे स्टेशन है, ठीक। कोंकण रेलवे की अगर हम बात करते हैं, समुद्र के किनारों से गुजरता, 1998 में बना था, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर है, 1998 में बना था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नॉर्दर्न रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय इसमें ही है। जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपको देखने को मिल जाता है, हेडक्वार्टर इसके हाजीपुर में है, ठीक है, हाजीपुर बिहार वाला हाजीपुर, इसके हेडक्वार्टर का हाजीपुर में है। करेक्ट आंसर है पहला, करेक्ट आंसर आपको पहला ही देखने को मिलता है, याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से जोन की स्थापना 1952 को हुई थी, बताइए। कौन सा ऐसा जोन है 1952 में बना है, बेहतरीन तरीके से बताइए। देखो अगर हम बात करते हैं इसमें और जोड़ लेते हैं, सदर्न रेलवे भी जोड़ लेते हैं, पांचवा भी जोड़ लिया, सदर्न रेलवे और रेलवे, वेस्टर्न रेलवे भी जोड़ लिया, वेस्टर्न रेलवे जोड़ लिया, ये भी आपका जोड़ ही लिया मैंने यहां पे, ठीक है, याद रखना। देखो अगर हम बात करते हैं कोलकाता, न्यू दिल्ली, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। एचक्यू कहाँ है, कोलकाता। एचक्यू क्या है, न्यू दिल्ली। एचक्यू कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, गोरखपुर। एचक्यू कहाँ, गोरखपुर। सदर्न रेलवे चेन्नई। और जो वेस्टर्न रेलवे आपको जो देखने को मिल जाएगा, इसके हेडक्वार्टर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं अब तो। चेन्नई में है वेस्टर्न रेलवे का, आप बता दीजिए। सदर का बता दिया है बेटा। सेंट्रल रेलवे थोड़ी तो बुद्धि लगाई होती है, 1951 में बना था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आई सवाल का जवाब देते हुए? इसका आंसर बी होगा, जैसे छोटी मोटी शर्म बच गई हो। ले आ भाई, ले आ। जैसे छोटी मोटी शर्म बच पा रही हो, है। टेंशन मत लो, इस तरीके के 3-4 सवाल और दूंगा जो आपके खून पिएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लीजिए, नॉर्थ वेस्ट रेलवे ये किस किस राज्य को कवर करते हैं, ये कम से कम बता देना भाई अब की बार। तुम बालक वही हो जो एनटीपीसी का पेपर देने जाओगे, हैं? बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल शर्म नहीं है, शर्म बेच के खा रखी है। हत 14वें नंबर के सवाल में अब मैंने पूछा है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलो, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो आपका उत्तरी पश्चिमी रेलवे है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को कवर करता है। जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, मुख्यालय इसका कहां है, जयपुर में है। ये 2002 में बना था, आधे से ज्यादा बच्चों का तुमका जन्म वहीं हुआ होगा। ये 2002 में बना है भाऊ, जयपुर इसका हेडक्वार्टर रहा, हेडक्वार्टर रहा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में है। कहा है, गुवाहाटी में आपको देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये असम नॉर्थ ईस्ट सबको कवर करेगा। ये गुवाहाटी में है। ये कहा है सर, दिस इज इन गुवाहाटी, गुवाहाटी में देखने को मिलेगा। कब बना था, 1958 में बना था मेरे भाई। आप ही बनाते हैं चाय, ले, आप ही बनाते हैं चाय। मैं भाई से उबाल उबाल लेकर, जैसे उबाल है ना,
कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सवाल के जवाब को बात करते हैं। 1958 में बनता है, एकदम डिस्टरबेंस। आगे हम बात करते हैं, अगला बताएं। ईस्टर्न रेलवे जो आपको देखने को मिल जाएगा, ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय कलकत्ते 1952, वेस्ट बंगाल कलकत्ता 1952, कोलकाता 1952। और नॉर्थ ईस्ट रेलवे आपको जो देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे है, गोरखपुर वाले हैं जी। ये कहाँ के हैं सर? ये गोरखपुर वाले आपको नॉर्थ ईस्ट रेलवे में आपको देखने को गोरखपुर 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर 1952, 1952 गोरखपुर 1952, यूपी बिहार। आपने भी सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हमेशा से यही कहना होता है कि दिल वालों की दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी बिहार लूटने। क्या बात है, अद्भुत बातें हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, पर आदमी बहुत अच्छा हूं, बता देता हूं। करेक्ट आंसर ए ही होगा। ठीक है, प्रदीप राज करेक्ट। ठीक है, 14 सवाल आपने करें, और इसको करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा पूरा खेल खराब है। यही 14 सवाल दोबारा कर लेना, जोन्स की व्याधा आपकी खत्म हो जाएगी। जोन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लोगे। 15 क्वेश्चन में उसका समावेश मैंने कर दिया है। अब मैं अगले टॉपिक को शुरू करता हूं। बताए के अनुसार, बच्चों को बहका नहीं रहा हूं, बनाए के अनुसार कुछ स्कीम से रिलेटेड और ऐप और पोर्टल्स के क्वेश्चन कर लेता हूं। समझो, थंबनेल पे लिख के कि ये करा देंगे ये करा देंगे, उस क्लास के अंदर वही पुराना घिसा पिटा डेटा नहीं लेके आते, नया डेटा लेके आते हैं। इसके अंदर खर्च भी होते हैं, इसके अंदर छात्रों के लिए मेहनत भी लगती है। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए मेरे लाल। इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। कमाल का सवाल आपके सामने पहली ही बार में। और सच बताऊं तो इंदिरा आवास योजना जो थी, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, इसमें कोई कमी नहीं है। अद्भुत बातें हैं, क्योंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में शुरू हुई थी। 1985 से 90 के बीच में यह शुरू हुई थी। और खतरनाक और कमाल की बात यह है कि स्टेटमेंट 1 इसीलिए आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 2, इंदिरा आवास योजना को 1989 में जवाहर रोजगार योजना में विलीन कर दिया गया। कमाल की बात यह भी है कि यह भी हुआ था, इंदिरा आवास योजना बहुत सक्सेसफुल नहीं रही थी, इस वजह से इसका मर्जर कर दिया गया था। दोनों ही कथन सही हैं। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों करेंगे प्रधानमंत्री? अरे वो पहले ही मर्ज हो गई ना भाई, पहले ही मर्ज हो गई। और रूपांतरण वैसे भी 2016 में हुआ है। अगर मैं बात करूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये आई भी 2016 में है, तो 2015 भी नहीं हो सकता। तो पहला और दूसरा ही कथन सही है इसमें। लीजिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आपके सामने पहला ही सवाल। 2015 में आई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट मुद्रा, MUDRA, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसके अंतर्गत शिशु, तरुण और किशोर, शिशु, किशोर और तरुण प्लस 4 प्रकार का लोन मिलता है। जैसे आप मेरे समक्ष अभी शिशु हो, अगर कल को तुम एनटीपीसी में लग गए, इंस्पेक्टर लग गए, दरोगा लग गए, इंस्पेक्टर अगर लगते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर कल को एनटीपीसी में लगते हो तो तुम बन जाओगे किशोर। अगर दरोगा लग गए या इंस्पेक्टर लग गए तो फिर आप बन जाएंगे तरुण। इससे ऊपर की रैंक लेके आते हो तो तुम बन जाओगे तरुण प्लस। मेरी नजरों में नहीं तो अभी तुम शिशु हो। शिशु 50,000 का लोन ले सकता है, ये 5 लाख तक का, ये 10 लाख तक का, ये 20 लाख तक का लोन ले सकता है। ये 2015 में शुरू किया गया था और ये वित्त मंत्रालय शुरू करता है। बात को समझ के चलना, ए का 2 होना चाहिए। 2 ऑप्शन हो सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में इसको शुरू किया गया था। ये 2015 में आया है, ये 2 अक्टूबर 2014 में आया है। मिशन इंद्रधनुष, ये इम्यूनाइजेशन के लिए था, 25 दिसंबर 2014 में आया था। इसमें टीके के टीके लगाए थे, 7 बीमारियों के टीके लगाया था। मिशन इंद्रधनुष के बारे में याद रखना, कब? 25 दिसंबर 2014।
इसमें 7 प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उसके टीके लगाए गए थे। सोनू उपाध्याय मेरी लाल यूपीएसआई की आपको आभार शुभकामनाएं। आपको सुपर चैट की आवश्यकता नहीं थी, खुल के खेलो और सुपर चैट करी तो भाई बहुत बढ़िया। ये लो आगे बढ़ो, 25 दिसंबर आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है चलिए। मिशन इंद्रधनुष आप याद रख सकते हैं। ये आपको जो देखने को मिलता है स्वास्थ्य मंत्री का है। उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम की है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम की है। ये 1 मई 2016 में आपकी शुरू की गई थी, उत्तर प्रदेश से लॉन्च की गई थी। 1 मई 2016 में लॉन्च हुई थी। 1 मई 2016 में लॉन्च हुई थी। और कहां से स्टार्ट हुई थी? यूपी से स्टार्ट हुई थी, याद रखेंगे। चलिए, वही तो बात है सर। अगर सरकार कोई नया स्कीम बनाती है तो मनी बिल लाना पड़ेगा, फाइनेंशियल बिल। अगर सरकार कोई नई स्कीम लेके आती है जिसमें लोगों को अगर योजना दी जानी है तो फाइनेंशियल बिल आएगा। अगर लोगों को कोई भी अनुदान दिया जाना है, यानी पैसा जैसे अकाउंट में भेजते हो, तो फिर मनी बिल लाना पड़ेगा। हटो बच्चों, 17वां सवाल करो। कॉर्नोलॉजिकल, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 है। नरेगा नरेगा 2005 में आती है, 2006 में लागू हुई। अब स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की हम बात कर सकते हैं कि सर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना जो आई है ये 1999 में आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आते हैं, 1999 में आती है। और स्वच्छ भारत मिशन सर ये 2 अक्टूबर 2014 में आया है। अब बहुत ही मारूंगा अगर आपने इसके अंतर्गत जवाब नहीं दिया। अच्छा, इसमें एक दिक्कत हो सकती है, ये 28 अगस्त को आएगी। अब मुझे बता दो, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो बता पाओगे कि सर इसका करेक्ट आंसर कोई और नहीं बल्कि सी है, क्योंकि पहले ये आएगी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। क्या कहते हो, समझे कि नहीं? लीजिए अगला सवाल 18वें नंबर का। निम्नलिखित योजनाओं और उनके प्रारंभ स्थानों के तथ्य को सुमेलित कीजिए। उज्ज्वला योजना 1.0 कहां से शुरू की गई थी? 1 मई 2016 में बलिया से, बागी बलिया से। 1 मई 2016 बागी बलिया। 1 मई 2016 बागी बलिया से किए थे। उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 महोबा से। 10 अगस्त 2021, 10 अगस्त 2021। चल रहा था कोरोना काल और सब मचा रहे थे बवाल। योगी जी ने मोदी जी ने उज्ज्वला को लॉन्च कर डाला। किसान सम्मान निधि स्कीम, यार हम इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाए, हमें इस बात का बहुत खेद है। सबके अकाउंट में 6-6 हजार आते हैं, हमारे अकाउंट में आज तक नहीं आए। बहुत खेद है हमें इस बात का। ये 24 फरवरी 2019, 24 फेब 2019 को शुरू हुई थी। ये डायरेक्टली शुरू हुई है, कहीं से शुरू वैसे किसी स्थान से शुरू नहीं हुई है। जन आरोग्य योजना ये रांची झारखंड से शुरू की गई थी। जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018। मजाक से हटके तो करेक्ट आंसर अगर मैं बताऊं इसमें, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, सी का 4, ठीक है, यही इसमें आंसर होगा। मजाक से हटके अगर वो मेरे 6,000 रुपए आ रहे होते तो तुम देखो 18, अब कौन सी साल चल रही है? 2026 चल रही है, तो 25, तो मान लो 7 साल है। 7×42, मेरे 42,000 रुपए का नुकसान हुआ है। 42,000 का मुझे नेट नुकसान है ये। अब सरकार को मैं किसी दिन तो घेरूंगा, ठीक है, कि इस बात पे कि मेरे 42,000 रुपए क्यों नहीं आए। 19वां सवाल आप देखेंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम सूर्योदय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन दोनों के बारे में बताएंगे। मैं बता देता हूं 17 सितंबर 2023 को शुरू किया था ये। अच्छा लिखा हुआ है, बताओ चलो इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। ओके फटाफट। अब देखो तुम, अब देखो सर मुझे भी, अरे नहीं मेरे नाम पे जमीन नहीं है ना, मेरे नाम पे जमीन ही नहीं है। मेरे घर वालों को पता है कि इसके नाम पे जमीन ही मत करो,
तो मेरे घर वालों ने मेरे नाम पे जमीन ही नहीं करी। अभी रिसेंटली ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुई, इसमें 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल किए गए हैं, करेक्ट है। पीएम सूर्योदय योजना 24 में आई, इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने थे। हाँ, इसमें क्या था, 40% सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी देते हैं। मतलब अगर आपने 50,000 की प्लेट खरीदी है तो उसमें से 40% आपको वापस मिल जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा में शिल्पकारों को गारंटी सहित 30 लाख तक करंट अवे नहीं रहे, गारंटी नहीं होती, नॉन गारंटी बिल मिलता है, नॉन गारंटी, और इसकी जो लिमिट है वो 30 लाख नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो पहला और दूसरा ही सही है, जो सभी तीन कह रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। 20वें नंबर का सवाल, निम्नलिखित योजनाओं की बात करिए। डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन की बात करते हैं। तो डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में आया, आप भी जानते हैं इस बात को। जल जीवन मिशन, सर अगर जल जीवन मिशन की बात करूं वो 2019 में आता है। जल जीवन मिशन, इसको अभी और एक्सटेंड किया गया है। जो जल जीवन मिशन है इसको अभी और एक्सटेंड किया गया है, हर घर से हम जल को टैप से जोड़ देंगे। हमारे गांव में, मैं तुम्हें बताऊं, हमारा गांव बहुत बड़ा कारनामे वाला गांव है। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, हमारे गांव में ऐसी भी चीजें हैं जो आप यकीन नहीं कर सकते। हमारे गांव में क्या हुआ, टंकी बननी शुरू हुई पानी की, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, क्योंकि हमारा आदर्श ग्राम बन चुका था। मतलब आदर्श ग्राम एक स्कीम होती है, उसमें हमारे गांव का नाम आ गया था, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है, अबे बेटा आंखें खोल के, हाँ देखो यहीं पे है, इंग्लिश में लिख रहा है। तो हमारे गांव में टंकी बननी थी भाई, ठीक है, हमारी इतनी टंकी वो बन चुकी है, इतनी बन चुकी है वो टंकी, ठीक बात, टंकी का इतना बन चुका है हिसाब किताब। और पूरे गांव में लाइन फैला दी है, रोड बने, ये ऐसे लाइन फैला दी है पूरे गांव में। हमारे घर के आगे भी टैप निकाल दी है। तो हमने घर के अंदर नहीं बुलवाई थी, हमने कहा था कि हमारे घर के आगे चौपाल है, वो चौपाल भी निकाल दे। चौपाल समझते हो ना, घर के आगे चबूतरा है काफी बड़ा सा, इतना बड़ा है कि वहां आप क्रिकेट खेल सकते हैं। तो वहां पे क्या उन्होंने लगा दिया, तो वो टंकी इतनी बनी थी। फिर सरकार ने पीछे से आदेश दिया कि इस टंकी के ऊपर काम करने के लिए 2 व्यक्ति होंगे जिनको सैलरी गवर्नमेंट देगी। सैलरी कौन देगी, जिसको सैलरी गवर्नमेंट देगी। तो हमारा पूरा गांव इंक्लूडिंग प्रधान मिलकर हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ये जो 2 व्यक्ति हैं ये कौन होंगे, और हम रिपोर्ट वापस नहीं भेज पाए, जिस कारण से टंकी का काम आज भी यहीं पे रुका पड़ा है। जो घर के आगे टैप लगी हुई है उसमें आज भी कोई पानी नहीं आया। इस लेवल का गांव है हमारा। जल जीवन मिशन 2019, निपुण भारत जो कार्यक्रम आपका बनाया गया, निपुण भारत कार्यक्रम की अगर मैं बात करता हूं तो यह आपका 2021 में है। नई राष्ट्रीय एनईपी 2020 में आया था। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 5 जुलाई को आया था आपका ये मिशन, 5 जुलाई को ये मिशन आपका आया था, ठीक है। निपुण भारत मिशन क्या था इसके बारे में समझना, निपुण भारत के मिशन के बारे में, कि ये किसके लिए आया था, क्लास 3rd तक के बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी वो टंकी ऐसे ही पड़ी है, वो बन नहीं पा रही। मतलब मुझे गांव, मैं तो का टाइम हो गया मुझे गांव गए हुए, मैं दीपावली पे गांव गया था लास्ट टाइम, दीपावली से घर नहीं गया, तब मैंने देखा था, तब ऐसे ही था। आगे हम बात करते हैं 19 वाला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेक इन इंडिया के लोगों में कॉग से बना शेर है और 25 सितंबर को आपका यह आपको देखने को मिला है। बहुत बेहतरीन, बात तो सही है रे, क्या रे, बात तो सही है रे। मेक इन इंडिया के लोगों में कॉग से बना शेर है, 25 सितंबर 2014 को यह शुरू हुआ है, करेक्ट है रे, ठीक है, याद रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है आपको जो देखने को मिलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये 22 जनवरी को शुरू होती है हरियाणा से, हरियाणा के पानीपत से शुरू होती है, क्योंकि आपने गाना सुना होगा पानीपत का। सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रत्येक सांसद को 2 गांव गोद लेने थे और वो 11 अक्टूबर 2014 को आपका यह शुरू किया गया था। बहुत बेहतरीन। अगर हम बात करते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, सांसद एक विलेज लेगा। कितना अच्छा लड़का है, ड्रीम लर्न भाई, यार तुम तो अच्छे बालक निकले। 2 गांव गोद नहीं लेगा बेटा, 1 गांव गोद लेगा, पहला और दूसरा ही होगा।
गांव में बढ़िया लगता यार, मुझे गांव में मजे आते हैं भाई, फुल मजा आता है गांव में, खुल के खेलता हूं मैं गांव में। एक राष्ट्र एक बंदरगाह, वन नेशन वन पोर्ट के संदर्भ में बताइए, वन नेशन वन पोर्ट के संदर्भ में बताओ सही कथन क्या होगा, हटो बच्चों। यह पहल 25 फरवरी 2025 को शुरू हुई और इसका उद्देश्य भारत के सभी बंदरगाहों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना था। करेक्ट है। इस पहल की शुरुआत केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल ने की थी। करेक्ट है। अब मुझे बस ये बता दीजिए, जो ये जहाजरानी मंत्रालय आप देखते हैं, कौन सा रे? जहाजरानी मंत्रालय रे। तो जहाजरानी जो मंत्रालय है जिसके मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, इस मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? सर, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में वो है लड़की एक, और उन लड़की का नाम क्या है? सर, अगर हम बात करते हैं कि ये जो लड़की है उसका नाम क्या है, मनु भाकर, वो इसमें ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में। ठीक है, याद रखना, दोनों सही हैं। 21वां अमृत योजना के बारे में बताएंगे कि अमृत योजना का हिसाब किताब क्या है। अगर हम बात करते हैं, अमृत का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रीजनोवेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी 500 शहरों में अवसंरचना देना था। अमृत की शुरुआत 2021 को हुई और यह 2025-26 के लिए विस्तार इसका कर दिया गया है। शहरी विकास मंत्रालय इसको शुरू करता है और इनिशियली इसको 2015 में शुरू किया था। शहरी विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया था, मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 2015, शहरी विकास मंत्रालय इसको शुरू करेगा। करेक्ट आंसर क्या है, पहला दूसरा तीसरा है या फिर कौन सा है इसमें? सर, इसमें तीनों ही सही है। मजा, आगे बढ़िए। लो फिर आकाशवाणी से अगला सवाल, हृदय योजना के संदर्भ में कथन पर विचार करो। हृदय योजना किससे रिलेट करती है, बताओ, कब शुरू हुई है बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने इसको शुरू किया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने इसको शुरू किया है। हृदय योजना की हम बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इसको शुरू करती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट आपको इसको शुरू करती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इसको शुरू करती है। ठीक है, चलिए याद रखना, हृदय का पूरा रूप ये है, बिल्कुल है। हृदय योजना 15 में बिल्कुल है, शहरी विकास मंत्रालय ओके की रिपोर्ट है। हृदय योजना 2015 में ही शुरू हुई थी, HRIDAY। ठीक है, चलिए लीजिए 23वें नंबर का सवाल है। आपसे पूछा गया है कि संबंधित मंत्रालयों के सही मिलान आपको करना है। करेक्ट का मिलान करते हैं। प्रवाह पोर्टल किसका है? प्रवाह पोर्टल आपका किसका है? बेटा सुनो, मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, मतलब करंट अफेयर पढ़ाता हूं, समझ में आई बात? बुद्धि में ठुसी बात। प्रवाह पोर्टल जो आपका स्टार्ट किया गया था इसके बारे में बताइए। 1 मई 2025 को शुरू किया गया था और सभी बैंकों के लिए मैंडेटरी था। 1 मई 2025 में स्टार्ट किया गया था और सभी बैंकों के लिए मैंडेटरी था, राइट? आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था। प्रवाह पोर्टल का काम क्या था? सभी बैंकों के लिए था, ताकि वह रूल रेगुलेशन प्रक्रिया को जान पाए, उसके अंदर कोई भसड़ ना कर दे। उम्मीद पोर्टल किरण रिजिजू ने शुरू किया था, किरण रिजिजू के द्वारा शुरू किया गया है उम्मीद पोर्टल। अगर हम बात करते हैं इन्होंने ये किस लिए किया था? वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए, जो वक्फ प्रॉपर्टी के लिए शुरू किया था, वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए शुरू किया था, प्रॉपर्टीज के लिए शुरू किया था। वर्क फॉर विकसित भारत, कि भैया वर्क करिए विकसित भारत के लिए, ये शुरू किया था नीति आयोग ने और आयुष सुरक्षा आयुष मंत्रालय ने। बात खत्म हुई, बात खत्म है जी। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। नोट किया आपने? शाबाश अगर नोट कर लिया है। अगला सवाल 24वां, निम्नलिखित पोर्टल और उनके उद्देश्य का सही मिलान करिए। तेरा तुझको अर्पण, अच्छा ये क्या है? पोर्टलों के उद्देश्य हैं। पोर्टल के नीचे टैगलाइन लिखी होती है, पोर्टल के नीचे टैगलाइन लिखी होती है, इसके बारे में बताइए। अब मैं बहुत तगड़े तरीके से बताऊंगा।
तेरा तुझको जो अर्पण है, साइबर फ्रॉड में पैसे की वापसी, गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च करती है। किसने लॉन्च किया है इसको? गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात गवर्नमेंट इसको लॉन्च करती है। पासबुक जो लाइट फ्यूचर आपको देखने को मिलता है, जो पासबुक लाइट फ्यूचर आपको देखने को मिलता है, वो किससे रिलेट करेगा सर? ये ईपीएफओ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ईपीएफओ के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये पीएफ सदस्यों के बैंक बैलेंस के लिए, ईपीएफओ के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए होता है। भारत पोल, अंतरराष्ट्रीय पुलिस की रियल टाइम सहायता, ये सीबीआई ने और इंटरपोल ने मिलकर शुरू किया था, लास्ट ईयर ही शुरू हुआ है। आरएसएमएस, जलाशयों के भंडारण की रियल टाइम निगरानी, जलाशयों के भंडारण की जो रियल टाइम निगरानी है। रिजर्वेयर स्टोरेज मॉनिटरिंग सिस्टम, ये आपका स्टार्ट किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया था। करेक्ट आंसर कौन सा है? ए ही होगा। मजे आए कि नहीं? बहुत बेहतरीन। क्लास कब तक चलेगी? भगवान की इच्छा तक, ठीक है, याद रखना। 25वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। विच ऑफ द करेक्ट रिगार्डिंग माई यूपीएससी इंटरव्यू पोर्टल के बारे में कौन सा सही है? यूपीएससी इंटरव्यू पोर्टल को यूपीएससी ने अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया था। पहला ही पोर्शन ये रहा, पहला ही सही है। इस पोर्टल का उद्देश्य सिविल सेवा उम्मीदवार के साक्षात्कार अनुभव साझा करना है। करेक्ट है। आप जो देखते हो ना, एग्जैक्टली तुमने वो सुना होगा कि, तुम्हें बताता हूं मजा आएगा, यूपीएससी के इंटरव्यू में ये फर्जी सवाल नहीं पूछे जाते कि खिड़की के पास जाके कूदना, ठीक है, तुम इस अंगूठी में से मुझे निकाल सकते हो, सर अपना नाम बताइए, नाम बताए, वो कागज पे लिख के निकाल दिया। अबे घोंचू नहीं है वो, ऐसे सवाल नहीं पूछते कि आप जब आए थे तो आपकी शर्ट में बटन कितने हैं, ये नहीं पूछते। एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ये चीजें जरूरी नहीं होती। एग्जैक्टली ये फैलाया हुआ भ्रम है, ठीक है, याद रखना। वास्तविकता में अगर हम देखें तो वहां पर आप जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है उससे रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं है, अब लोगों को लगता है कि ये तो सच ही नहीं है। तो एग्जैक्टली आप समझिए, इस पोर्टल का उद्देश्य सिविल सर्विसेज के जो उम्मीदवार हैं उनका अनुभव साझा करना है कि उनसे कैसे कैसे सवाल पूछे और सच सवाल बताते हैं। या पोर्टल नहीं, प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं दिखा सकता, पोर्टल के माध्यम से साक्षात, हाँ पारदर्शी, करेक्ट है। पहला, दूसरा, चौथा, फर्स्ट टू फोर, ये करेक्ट है, ठीक है। बिट्टू की तरफ से भी यहाँ सुपर चैट की जा रही है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के सुपर चैट करो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला प्रश्न, 26वां सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द LIMS लाइव केस डैशबोर्ड की बात करते हैं। जो LIMS लाइव केस डैशबोर्ड है, इसको विधि कार्य विभाग द्वारा 14 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, LIMS को विधि द्वारा 14 अक्टूबर 2025 को ही लॉन्च किया गया था, पर बच्चे तो इसको पहली बार सुन रहे हैं। कारण इसका क्या है? बच्चे सही क्लास में सही समय पर नहीं पहुंच पाते। अद्भुत बातें हैं। यह पोर्टल अदालती कार्रवाई को रियल टाइम विजुअलाइज करता है। क्या बात है सर, मजा आ गया सर। जो लाइव केस के अंदर जो डैशबोर्ड है, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, लाइव क्लास डैशबोर्ड, करेक्ट है। इसी से ये हो पाता है। LIMS की संरचना गृह मंत्रालय कैसे कर सकता है? अगर गृह मंत्रालय करेगा तो जुडिशरी कहां जाएगी? ठीक है, वो भी तो समझिए, जुडिशरी कहां पर पहुंच पाएगी? इसको डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स देखता है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स देखता है, इसके बारे में याद रखना, ऑफ लीगल अफेयर्स देखता है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के द्वारा देखा जाता है। बात आई समझ में? तो करेक्ट आंसर होगा पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा मेरे लाल गलत हो जाएगा। बात आई समझ में? ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, बगैर करंट अफेयर कहे करंट अफेयर पढ़ा देता हूं। लो 27वां सवाल। अच्छा, आपकी स्कीम खत्म हुई, अगला टॉपिक कौन सा शुरू करूंगा? देखो, आज पूरा घर से पूरा एकदम मैं बन के आया हूं। भारत के मंदिर और कला शैली की बात करेंगे। इस टॉपिक को खत्म करने में मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगाएंगे। एकदम खींच देना मीटर, मतलब सवालों पे ऐसे टूट पड़ना जिसका एकदम बुद्धि राइट कर दो सवालों की। अरे मुझे दिक्कत हो गई यहाँ,
गले में दिक्कत हो रही है मेरे लाल? मीटर खींच के रखिए मेरे लाल, खींचो मीटर खींचो। चलिए, कथन एक की बात करते हैं। नागर शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। नागर शैली में प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। सर क्या खाए थे? भांग खा लिए थे सुबह? नहीं खाए थे। नहीं खाए थे तो सर गोपुरम तो द्रविड़ शैली में होता है। मैं कि यार क्या बात कर रहे हो, वाकई में द्रविड़ शैली में होता है? कि हाँ जी सर, द्रविड़ में होता है। ठीक है, द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वाह जी वाह। बेसर शैली नागर द्रविड़, अरे वाह जी वाह। कथन दूसरा और तीसरा सही हो गया सर, पहला गलत है। बी करेक्ट आंसर हो गया। 28वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को मैच करिए। मार्तंड सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात, मार्तंड जम्मू है, कोणार्क उड़ीसा है और देव सूर्य मंदिर बिहार है। बट इसके अंतर्गत थोड़ा सा आपको समझने वाली बात को देखना होगा कि करेक्ट आंसर किस प्रकार से होगा। पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का सी। हटो बचो, बात खत्म। यही बात खत्म है भाई साहब, ठीक है, याद रखना। 1984 में यूनेस्को में क्या शामिल किया गया था? सर यूनेस्को में 1984 में ओडिशा का ये मंदिर 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 1984 यूनेस्को में यही शामिल किया गया था सर जी। ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न है, केदारनाथ उत्तराखंड, बद्रीनाथ उत्तराखंड, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, पद्मनाभ स्वामी केरला, कौन से मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में आपके शामिल हैं? बताइए फटाफट से। भगवान शिव को आराध्य हैं ये ज्योतिर्लिंग। ठीक है, मेरा मेरा सपना है, ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय ड्रीम कि मैं भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाऊं, है ना, याद रखना। तो अगर हम बात करते हैं कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में कौन कौन शामिल है, बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु जी के लिए है। विष्णु जी के लिए आपको ये देखने को मिल जाएगा, दिस इज फॉर लॉर्ड विष्णु। अगर मैं बात करूं, आपने 4 धाम सुने होंगे, ये 4 धाम में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट याद रखना, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, रामेश्वरम, यहां आपका क्या है, द्वारका, और इधर क्या है सर, यहां है आपका उड़ीसा का, क्या भला, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी। ये 4 धाम है। हाँ, पर केदारनाथ जरूर है, ओंकारेश्वर जरूर है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भी भगवान विष्णु जी के उपासना के लिए है। पहला और तीसरा ही सही है। सबसे पुराना 12 ज्योतिर्लिंगों का हिस्सा कौन सा है? सोमनाथ। सोमनाथ को सबसे एंशियंट माना जाता है और सोमनाथ के ऊपर गजनी ने 17 बार आक्रमण किए थे। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। कमाल की बात है। खजुराहो के बारे में बताओ। खजुराहो के मंदिर यूनेस्को के अंदर 1986 में धरोहर शामिल किए गए थे, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। 64 योगिनी मंदिर के वर्ताकार डिजाइन पर भारत के पुराने संसद का डिजाइन आधारित था। खजुराहो के मंदिर द्रविड़ शैली में है। वाह जी वाह। सर आपने तो एकदम अखियां खोल के मिचवा दी। खजुराहो के जो मंदिर हैं ये धंग देव ने बनवाए थे और साथ में इसके अंतर्गत अलग अलग राजाओं के द्वारा काम किया गया है। सही बताएं तो इसको खजुराहो डायनेस्टी ने 100 सालों में बनवाया है। इसको खजुराहो डायनेस्टी ने, खजुराहो में इनको बनवाया गया है और ये चंदेलों ने बनवाया था, चंदेल्स ने बनवाया है। चंदेल बनवाते हैं इसको 950 से 1050 के बीच में। बेटा तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला और दूसरा ही सही है, क्योंकि ये नागर शैली में बने हुए हैं। किस शैली में बने हुए? नागर शैली में बने हुए हैं, ऊंचे घुमावदार हैं। ठीक है, याद रखना। मजा आया? उत्तर प्रदेश में कौन सा है? अरे काशी विश्वनाथ नहीं है, ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का। आगे हम बात करते हैं। 31वां सवाल, निम्नलिखित रामप्पा आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है, इसी को रुद्रेश्वर मंदिर बोलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु में है, जिसको राज चोल ने बनाया है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, जिसको कृष्णदेव राय ने बनाया है।
पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला में है, सबरीमाला के पास क्षेत्र में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर है ए का बी, 2 का ए, बात खत्म, ए ही ऑप्शन होगा। खैचोमीटर। लीजिए अगला सवाल ये रहा, जो गंगखर पुनसुन पर्वत के निम्नलिखित कौन सा सही है? विद रेफरेंस टू द गंगखर पुनशम माउंटेन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताएं इसके बारे में, गंगखर के बारे में बताइए। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, सही है पूछा है। कमाल की बात है, वाकई में क्या ये नेपाल की है? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, देखो मुझ में बुद्धि का अभाव तो है ही ठीक है बेटा, ये भूटान की है, भूटान की है, ठीक है। आज तक कोई पर्वतारोही नहीं पहुंचा, ये करेक्ट है, और ये भूटान में है। माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है, क्या मजाक कर रहे हो, म्यांमार चीन की सीमा पर नहीं है, ये भूटान में है। करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। सर कितने क्वेश्चन इस क्लास से एग्जाम में फंस जाएंगे? क्या वही क्लास देखते हो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं? या मूर्खों जैसी बात मत करो, क्लास कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो आगे बढ़ी, 33वां सवाल है। देखो ये जो महीना होता है ना, फरवरी और मार्च का, और सितंबर और अक्टूबर का, इसमें एड्स ज्यादा आते हैं। यूट्यूब रेवेन्यू ज्यादा क्रिएट करता है फेस्टिवल सीजन की वजह से, ठीक है। चलिए, स्वर वेद मंदिर वाराणसी के अंदर आपको स्थित देखने को मिल जाएगा, करेक्ट है सर। अगर हम बात करते हैं, वाराणसी में काशी विश्वनाथ एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो उत्तर प्रदेश में है, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। इसके अंदर आप बताएंगे कौन सा कथन इसमें सही होना चाहिए, बताइए सर। सर कमाल की बातें चल रही हैं, अच्छे अच्छे बच्चों की पार्किंग लग जा रही है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। सर सच बताओ, दाऊ आज फॉर्म में है, दाऊ हमेशा ही फॉर्म में रहते हैं, गला बैठा हो या गला ना बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दाऊ हमेशा फॉर्म में रहते हैं। अगर मैं स्वरवेद मंदिर की बात करता हूँ, वाराणसी में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ सही जवाब की बात करते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या थोड़ी कर रहे हैं एक दूसरे की, तुम खुद बुद्धि लगा के देखो। अरे ज्योतिर्लिंग है तो है, इससे इसका क्या मतलब है? अरे तुम थोड़ा बहुत खुद भी तो सोच सकते थे। लीजिए 34वें नंबर का सवाल ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महाबोधि मंदिर बिहार के बोधगया में है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अंकोरवाट मूलतः एक वैष्णव हिंदू मूल था जो बाद में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। अंकोरवाट मंदिर श्रीलंका में आपको स्थित आपको देखने को मिल जाता है। अंकोरवाट का जो मंदिर है वो आपको कहां देखने को मिलता है? श्रीलंका में देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। देखो यार, महाबोधि मंदिर बिहार में है, यूनेस्को में है, बात खत्म। अंकोरवाट वैष्णव हिंदू मंदिर है, लेकिन अंकोरवाट श्रीलंका के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, याद रखना। ये कंबोडिया में है और सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था 12th सेंचुरी में। ये कहा कंबोडिया में है, कंबोडिया में है, और इसको किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया है। इसको सूर्यवर्मन 2 ने बनवाया है, नहीं बनवाया है, इसको सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। पहला और दूसरा कथन इसमें सही है, पहला और दूसरा कथन इसमें सही आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखना, ठीक है। लीजिए 35वें नंबर का प्रश्न ये रहा, बृहदेश्वर तंजावुर राजराज चोल ने बनवाया है। महाबलीपुरम रथ मंदिर पल्लवों ने बनवाया है। स्वर्ण मंदिर सोने की परत रणजीत सिंह ने है। मीनाक्षी मधुरै पांड्यन रूलर्स ने बनवाया, और ये नायक शैली में है, नायक आर्किटेक्ट में है। ये नायक आर्किटेक्ट में आपको देखने को मिलता है। कौन सा आर्किटेक्ट? नायक आर्किटेक्ट है। मजा आ गया सर जी, फुल मजा आ गया, आना ही था मजा तो। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी मजा आ रहा है? फुल खींच के रखे मामला। लो फिर 36वां सवाल, दक्षिण भारत के मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर करिए विचार। दक्षिण भारत के संदर्भ में आपको विचार करने हैं, विचार कर दो एक बार। सबरीवाला मंदिर केरल में भगवान अयप्पा को समर्पित है, अयप्पा को समर्पित है। आपका कौन सा? सबरीमाला जो टेंपल है, अयप्पा को समर्पित देखने को मिल जाएगा, करेक्ट है। अटुकल भगवती मंदिर में महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। अटुकल भगवती मंदिर ये भी केरल में है और इसको महिलाओं का सबरीमाला इसको कहा जाता है,
ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको? महिलाओं का सबरीमाला बोलते हैं। लीपाक्षी मंदिर तेलंगाना में वीरभद्र को समर्पित है। यही दिक्कत हो गई कि जो लीपाक्षी मंदिर है वो विजयनगर काल का है, वीरभद्र को समर्पित है, बट ये आंध्रा में है, आंध्रा में है। और लीपाक्षी मंदिर के ऊपर ही जटायु का चित्रण भी किया गया है। वो जटायु की बहुत बड़ी सी मूर्ति देखते हो इस तरीके से, तो वहीं पर है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में। बात खत्म हुई। पहला दूसरा चौथा सही है सर, याद रखेंगे। ऑल करेक्ट नहीं है। आपको लगता है जैसे ऑल करेक्ट हो जाएगा। लीजिए 37वें नंबर का सवाल। अच्छा, टॉपिक चेंज होता है। अब हम बात करते हैं बैंक के बारे में। टॉपिक अब मैंने चेंज करा, बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर और टैगलाइंस। अब आपका टॉपिक चेंज होकर यहां आ चुका है। लीजिए टॉपिक के बारे में। टॉपिक ये रहा, भारतीय बैंकिंग इतिहास के संदर्भ में विचार करते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्थापित हुआ था। बहुत बढ़िया। 1806 में स्थापित बैंक ऑफ बंगाल पहला प्रेसिडेंसी बैंक था। 6 40 43। 1840 में बॉम्बे, 1847 में मद्रास, यहां पर भी बैंक बनाए गए, प्रेसिडेंसी बैंक। अवध कमर्शियल बैंक 1881, भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित सीमित देयता वाला जो पहला बैंक आपको देखने को मिलता है। कमाल की बात है। स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, सारे स्टेटमेंट सही है। 1 2 3 तीनों ही सही है। आगे चलकर, ठीक है, चलिए आगे चलकर हम देखते हैं कि 6 40 43 इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है 1921 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बनाया जाता है? 1921 में। 38वें नंबर का प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित बैंक और उनके मुख्यालय को मिलाइए। यूको बैंक आपको देखने को मिलता है सर, यूको बैंक है। यूको बैंक की स्थापना 1943 में जीडी बिरला ने करी थी। किसने करी थी? जीडी बिरला ने 1943 में स्थापना करी है। 1943 जीडी बिरला। स्थापना कहां हुई है रे? कोलकाता में आपको देखने को मिल जाएगी। कोलकाता में स्थापना देखने को मिल जाएगी। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई में है। इंडियन ओवरसीज बैंक किधर है? चेन्नई में है। कैनरा बैंक बेंगलुरु, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे। आमची महाराष्ट्र मनुष्य, याद रखना, करेक्ट है। देखो याद रखना, जिन बैंकों के नाम में इंडिया आता है, इंडियन आता है, वो सारे के सारे बैंकों के हेडक्वार्टर मुख्यालय में है। जैसे इंडियन बैंक है, ठीक है, इसके बारे में भी याद रखना। इंडियन बैंक है या इंडियन ओवरसीज बैंक है, दोनों के हेडक्वार्टर चेन्नई में है। करेक्ट आंसर है पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, परफेक्ट। चलो 39वां सवाल है, बैंकिंग टैगलाइन के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? बैंक और उसकी टैगलाइन, उसमें पूछा है कि स्टेटमेंट कौन सा गलत है, बताता हूं। पंजाब नेशनल बैंक, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। बैंक का मतलब क्या होता है? भरोसा। बैंक का सही मतलब, इंग्लिश में बैंक का मतलब होता है भरोसा। देखो, द नेम एक ऐसा नाम जिस पर यू कैन बैंक अपॉन। जैसे मैं अपने लिए कह सकता हूं जीत राणा। अब जीत राणा के लिए मैं टर्म यूज कर सकता हूं द नेम यू कैन बैंक अपॉन, एक ऐसा नाम जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का इंटरनेशनल बैंक, करेक्ट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गुड पीपल टू ग्रो विद, मतलब ये अपने आप को बताते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वी आर गुड पीपल टू ग्रो विद। अगर आप ग्रो होना चाहते हैं ना, अपन इधर आइए, आप इधर आप बैंकिंग करिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहता है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। आय हाय हाय, बहुत बढ़िया। ये एग्जैक्टली बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है। सेंट्रल बैंक की नहीं है, ये बैंक ऑफ इंडिया की है। बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन आपको देखने को मिल जाएगी, बैंक ऑफ इंडिया की देखने को मिल जाएगी। और सेंट्रल बैंक की क्या है? सेंट्रल टू यू सिंस 1911। सेंट्रल टू यू सिंस 1911, टू यू सिंस 1911। डी, ठीक है। चलिए, लाला हरदयाल लाला लाजपत राय ने 1894 में इसकी स्थापना करी थी। लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना करी है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक और उसके संस्थापक का युग्म गलत सुमेलित है? ये सही है,
आपको बेहतरीन देखने को मिल रहा है। कैनरा बैंक भी आपका सही है, कैनरा बैंक भी आपका सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी सही है। सयाजी राव जो आपको देखने को मिलते हैं, सयाजी राव गायकवाड़ ने शुरू किया था, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जमशेद रतन जी टाटा ने शुरू नहीं किया। 1911 में इसको जो शुरू किया गया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था बताइए? तो 1911 में फिरोज शाह मेहता इसको स्टार्ट करते हैं, फिरोज शाह मेहता, एफएस मेहता इसको स्टार्ट करते हैं, शाह मेहता इसको स्टार्ट करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में शुरू हुआ था। और जो कैनरा बैंक आपको देखने को मिलता है सर, बैंक ऑफ कैनरा है 1906 में है, मंगलौर में है, मंगलौर में था ये, मंगलौर, राइट। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये आपका 1908 में है, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका कहां है? 1908 में आपको देखने को मिल जाएगा, 1908 में देखने को मिल जाएगा। याद रखेंगे इसके बारे में परफेक्टली, इसके बारे में याद रखना, ठीक है, याद रखिएगा। 40 के बाद 41 सवाल है, मुख्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मुख्यालय है और उससे निम्नलिखित जो युग्म है उस पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। सिंडिकेट बैंक मणिपाल, ठीक है। कॉर्पोरेशन बैंक मंगलुरु, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, करेक्ट है। यूको बैंक का गुवाहाटी नहीं है, एग्जैक्टली जो यूको बैंक है इसका गुवाहाटी नहीं है, इसका कोलकाता में है हेडक्वार्टर। किधर है? कोलकाता में है, ये कोलकाता में है भाई आपका, दैट इज एट कोलकाता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल 1 2 3, नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला ही होगा, याद रखोगे? बहुत बढ़िया। 42वां सवाल ये रहा, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे। ये सर बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप बताइए, टैगलाइन। बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ? बैंक ऑफ इंडिया का चेन्नई में है। इंडियन बैंक का कहाँ है? वो भी चेन्नई में है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, स्थापना 1906 मुंबई में हुई है, मुंबई में हुई है। और मैं बता चुका हूं इसकी टैगलाइन क्या है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग आपको हो जाएगी, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। इंडियन बैंक की जो आपको देखने को मिल जाएगी, इंडियन बैंक की क्या देखने को मिलेगी? जो टैक फ्रेंडली बैंक, इंडियन बैंक चेन्नई में है, टैक फ्रेंडली बैंक इसका नाम हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो, बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया इंटरनेशनल बैंक 1908 में बनता है। आईडीबीआई बैंक बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा, क्या बड़ा? बड़ा पाओ, बहुत बढ़िया, जोर का खाओ बड़ा पाओ, ठीक है, याद रखना, परफेक्ट है। जब से इलाहाबाद बैंक के अंतर्गत इंडियन बैंक आया है, मतलब इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक आया है, तो इसका महत्व और बढ़ गया है, याद रखेंगे, अद्भुत बातें हैं, ठीक है। लीजिए 43वें नंबर का सवाल, निम्नलिखित ऐतिहासिक बैंकों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। कैनरा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल और इलाहाबाद बैंक। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा बताइए? आरोही क्रम कौन सा कब बना है? इलाहाबाद बैंक 1865, पंजाब नेशनल बैंक 1894, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया रह गया है। कैनरा बैंक 1906 और बैंक ऑफ इंडिया 1906, 1906 और 1906 में ही हो जाएगा, बट डिफरेंस है, जो आपको कैनरा देखने को मिलता है वो जुलाई में बना है और ये सितंबर में बना है, बात खत्म हुई। अब बताइए लेटेस्ट ओल्डेड में बताइए, लेटेस्ट कौन सा है? पहला दूसरा तीसरा चौथा ही हो जाएगा, नहीं, दूसरा पहला तीसरा चौथा होगा ना, लेटेस्ट सबसे नया कौन सा है? उल्टा हो गया ना, अरे उल्टा लगाना है, जो सबसे भी लेटेस्ट में बनाओ सबसे बाद में बनाओ। तो पहले चलो ये हो, उल्टा करेंगे तो तीसरा पहले होना चाहिए ना, चौथा पहले होना चाहिए ना, इसके बाद जाएंगे। लेटेस्ट कौन सा है? सबसे पहले कौन सा बनेगा इसमें? सबसे नया कौन सा है इसमें? दूसरा ही तो सबसे नया होगा, सितंबर में, वो जुलाई में बन गया है। उल्टा चलो ना टाइम में,
पहला दूसरा फिर पहला फिर तीसरा फिर चौथा। बी तो होगा इसमें, बी तो होगा। उल्टा बताना है इसमें, उल्टा बताना है मेरे भाई इसमें। सही तो है ना, उल्टा बताया, सही तो बताया। सितंबर 1906 बैंक ऑफ इंडिया है। हाँ सही तो है, मैंने सही तो बताया। चार थे। अबे उल्टा क्रम, लेटेस्ट बताना है पहले, जो सबसे नया है इसमें, सबसे नया इसमें सितंबर में जो बना था वो है। अब बहुत मारूंगा, मैंने सही कर दिया ये। धत। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देवशीन, क्या हाल है भाई साहब? बताओ देवू भाई। अब कुछ प्रशासनिक सवाल हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। कुछ प्रशासनिक सवालों के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में समझिएगा। देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने वाली संस्था हुआ करती थी। करेक्ट है। उत्तर वैदिक काल में जो रत्निनी की संख्या में वृद्धि हुई, जो प्रशासन के बढ़ते जटिल स्वरूप को दर्शाती है। जो रत्निनी हुए थे, जो प्रशासन के जटिल स्वरूप को बढ़ाती है, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये स्टेटमेंट भी सही है, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सही हैं। मुगल काल में सरकार का प्रशासन फौजदार के द्वारा किया जाता था। बहुत बेहतरीन। बताओ इसके बारे में। ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करने वाले क्वेश्चंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करेंगे। बताइए, क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। फटाफट बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट इसके बारे में बताइए। अरे दबो मत मेरे लाल। देखिए, अगर मैं बात करता हूं मुगल काल में सरकार का प्रशासन फौजदार और अमल गुजार के बीच शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। जी हाँ, जो सरकार का प्रशासन होता था, फौजदार में और अमल गुजार में अलग अलग शक्तियां विभाजित हुआ करती थी, जो करेक्ट है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि कोई भी एक अधिकारी स्थानीय स्तर पर अत्यधिक शक्तिशाली ना हो जाए। करेक्ट लेवल है। पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको किया गया था। मुगल्स के अंदर इतनी बुद्धि थी कि वो पावर के एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखे, वो रेडिकल एलिमेंट को बनने ही नहीं दिया। देवशीन यार, पता नहीं है कि तुम्हें तबियत खराब है? ठीक है, याद रखिएगा। 46वां सवाल ये रहा, सल्तनत कालीन प्रशासन के संदर्भ में आप बताइए, इसमें व्यवस्था कीजिए। सल्तनत कालीन प्रशासन के संदर्भ में व्यवस्था आपको करनी है, इसको व्यवस्थित करें। बताइए। शिख, परगना, इक्ता, ग्राम। आपको बताना है इसका आरोही क्रम क्या होगा। बताइए। सबसे इक्ता होगा पहले, इक्ता। इक्ते से छोटा शिख होता था, शिख से छोटा परगना होता था, और परगने से छोटा क्या होता था सर? गांव होता था। गांव, परगने को ब्लॉक बोलते हैं, शिख को बोलते हैं एक तरीके से जिला, जिले के बाद आता है इक्ता। इक्ता होता है राज्य की भांति। इक्ते का प्रमुख इक्तेदार होता है। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए। एक मुशरिफ ए मुमलिक हुआ करता था। मुशरिफ ए मुमलिक, जो पूरा खर्चा देखता था, हर एक चीज का खर्चा देखता था। मुशरिफ ए मुमलिक। अच्छा, एक और चीज समझिएगा इसी के अंतर्गत मेरे लल्ला, एक बहुत खतरनाक सा सवाल पूछा जाता है कि इक्ता प्रथा को किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने। इसको वंशानुगत किसने कर दिया? सर, इसको वंशानुगत करने का जो श्रेय जाता है, मतलब इसको हेरिडिटरी करने का जो श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? सर, इक्ता सिस्टम जो है, इसको हेरिडिटरी किसके द्वारा किया गया? हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है कि सर, वंश के अनुसार हेरिडिटरी, वो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। मुगल कालीन दहशला प्रणाली के संदर्भ में विचार करिए, दहशला प्रणाली के बारे में बताएं। सही है, क्या है? यह पूरी तरह राजा टोडरमल के नवाचार पर आधारित थी, इसका शेरशाह सूरी के प्रणालियों से कोई संबंध नहीं था। ये गलत है। दहशला प्रणाली को वास्तविकता में शुरू ही शेरशाह ने किया था, और जब शेरशाह ने इसको शुरू किया था, इसकी राई नाम था, इसका इसका नाम क्या था? राई था। बेटा, इतने डिटेलिंग आपको कोई नहीं बता पाएगा, ये मुझे पता है।
आपकी गलती नहीं है अगर आप इसको नहीं कर पाते हो। एग्जैक्टली क्या शेरशाह सूरी ने राई सिस्टम शुरू किया था, राई प्रथा शुरू करी थी। वही राई प्रथा का एक डेवलप्ड फॉर्म जो थी वो टोडरमल की नवाचार पर आधारित थी, दहशला प्रणा। राई प्रथा को अपडेट करके दहशला बना दिया गया था। पहला स्टेटमेंट गलत है। 10 वर्षों के औसत उत्पादन, जी हाँ, इस पर जो किसी की भी सैलरी तय होती थी वो 10 साल में रिफॉर्म होती थी। 10 ईयर कॉन्सेप्ट इसी में पहली बार निकल कर आता है। राज्य का औसतन उत्पादन का 1/3 इसमें तय किया गया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं कि वाकई में क्या इसमें 33% टैक्स जाता था, जी हाँ, वाकई में इसमें 33% टैक्स जाता था। 233 सही है। 1580 में दहशला प्रथा को शुरू किया जाता है और कहा जाता है इसके बाद ही अकबर बना था, उससे पहले वो बदरुद्दीन था। समझ रहे हो, बदरू था वो इससे पहले, अकबर तो इसके बाद बना है। 48 सवाल है, बरीद ए मुमलिकात जो डिपार्टमेंट था वो किसके लिए है? खुफिया था, बरीद ए मुमलिक। इसको किसने शुरू किया है? बलबन ने शुरू किया था। दीवान ए इंशाह, ये पतचार डिपार्टमेंट है, किसने शुरू किया था? जीटी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। अरीज ए मुमलिक, अरीज ए मुमलिक सैन्य विभाग था। ये अरीज ए जो मुमलिक आपको जो देखने को मिलेगा कि अरीज ए मुमलिक जो है ये किसने शुरू किया था? सर ये अरीज अर्ज ए मुमलिक है, दीवाने अर्ज है, ये बलबन ने शुरू किया था, है ना। और एग्जैक्टली क्या है, ये अधिकारी है, इसका जो था दीवाने अर्ज है, ये दीवाने अर्ज है यार, ये दीवाने अर्ज है ये। और सद्र उस सुदूर आपको धार्मिक मामले देखने को मिलता है, सद्र उस सुदूर आपका धार्मिक मामले है और ये पहले से ही था। दीवाने कजा गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था और वो न्याय के लिए था, दीवाने कजा। करेक्ट आंसर है पहला, पहला इसमें करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ो, 49वां सवाल ये रहा, वैदिक काल की प्रशासनिक शब्दावली ग्रामणी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्रामणी के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है? ग्रामणी के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है? ग्रामणी की बात करता हूं, ग्रामणी की। ऋग्वैदिक काल में कबीले की सैन्य इकाई का नेतृत्व करता था। उत्तर वैदिक काल में इसका स्वरूप नागरिक हो गया, बिल्कुल हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट सही है ग्रामणी के बारे में। अच्छे अच्छे बच्चों की पार्किंग लग जाती है बेटा इसे करने में। 50वां सवाल, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बताइए। जो मुगल मनसबदारी व्यवस्था है इसके बारे में बताइए। जत पद भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जत पद भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। बताइए मुगल मनसबदारी के बारे में। नोट किया है तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन, आगे हम बात करते हैं। देखिए मैंने बताया मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कथनों पर विचार करना है। जात व्यक्तिगत पद आपको देखने को मिलता है, करेक्ट है। सवार पद निर्धारित करता है कि मनसब दल को कितने घुड़सवार रखने होंगे, जी हाँ। जहांगीर ने दुअस्पा सियप्पा प्रथा को शुरू किया था, इसमें कहा था बिना जात पद बढ़ाए सेना की संख्या बढ़ाई जा सकती है, परफेक्ट है। एग्जैक्टली कहता है जो जात रैंक होती थी वो वंशानुगत थी, और इसमें यह था कि एक व्यक्ति अगर एक बार जात बन गया तो वो जत बन ही जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके अंतर्गत सारी स्टेटमेंट सही है। बलबन ने दीवाने वजीरत की शक्ति को कम करने के लिए दीवाने आरिज को स्वतंत्र विभाग बनाया था। दीवाने वजीरत जो था वह आपके बलबन के समय में भी आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसने क्या काम करा, इसने देखा कि दीवाने वजीरात यानी जो उस समय चहलगानी थी उसकी शक्तियां बहुत थी, उसको कम करने के लिए इसने दीवाने अर्ज बनाया था, करेक्ट है। एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। अरे जत और सवार अकबर ने शुरू करे थे, बुद्धि लगा ले मेरे यार, जहांगीर ने उसमें चेंज किए थे। 52वां सवाल, मध्यकालीन भारत में चालीसा के संबंध में बताइए। स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, 40 करेक्ट।
शासनकाल में संस्था का पतन हो गया था, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है। देखो यार, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन में नहीं है। सेकंड सही है। इसकी जो पतन जो हुआ था वो बलबन के टेन्योर में हुआ था, बलबन के टेन्योर में। ऑप्शंस रॉन्ग हैं, याद रखना, ऑप्शंस रॉन्ग आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें एक और कमी है, इसमें एक और कमी है, बेटा रुको, एक और मुझे तब नहीं दिखाई दी। ये तो सही मैंने बोला है बेटा, ये अफगानों का नहीं था, शक्तिशाली तुर्की सरदारों का पद था ये स्टेटमेंट भी गलत है, पहला ही सही है। ओनली वन होना चाहिए। अबे पूछा ही फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो दूसरा और तीसरा होना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। उज्जवल सोनावे हैं क्लास के अंतर्गत, ठीक है। रुको एक मिनट, कमेंट स्क्रॉल करना नीचे की तरफ। रुको रुको रुको, नहीं नहीं रहने दो। हाँ, बहुत बढ़िया, आप अगले वाले प्रश्न का जवाब देंगे। रुक जाओ आप, एक मिनट रुको, आप माउस हटा दो। ये हटा दिया है क्या? चल क्यों नहीं रहा फिर ये वहां बोर्ड पे कनेक्ट कर दिया ना आपने? नहीं 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 भाई, भाई लगा दे वापस, कमेंट लगा दे। रुको, कुछ नहीं, इसे नीचे कर दो बस। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं रखा इन बातों में। 53वां सवाल देखिए, मुगलकालीन प्रशासन के संदर्भ में आप मुझे बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो यार, एक ना सूबेदार होता था, कार्यकारी का जो कानून व्यवस्था को देखता था। जो दीवान होता था वो राजस्व और वित्तीय प्रणाली देखता था। जो बख्शी होता था वो सैन्य भुगतान और खुफिया जानकारी देखता था। जो काजी होता था वो प्रांत का प्रमुख के तौर पर आपको देखने को मिलता था। है इसी प्रकार से है, तो याद रखना इसी प्रकार से है। काजी होता था न्यायिक पद, बट काजी होने के साथ साथ उनको जिम्मेदारी थी कि वो एकदम चीफ जज की तरह काम करें। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं नहीं, कोई ब्लॉक नहीं होगा क्लास में, आज तक कभी ब्लॉक नहीं हुआ, कभी भविष्य में भी ब्लॉक नहीं होगा। हम ब्लॉक करने वाले अध्यापक नहीं है। चलो आगे हम बात करते हैं अब आपको। भारत के अंतर्गत ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बता चुका था कि आज मैं आपको क्या कराऊंगा आगे, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। तो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य करा रहा हूं मैं आपको, बहुत ही जोरदार पोर्शन आएगा भाई अब आपका। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, पहला सवाल है, भारत में यूरिया की आत्मनिर्भरता और आयात के संदर्भ में विचार करिए, बताइए। बताएं फटाफट से। अगर हम बात करते हैं, भारत सरकार ने 2025 तक यूरिया के आयात को पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य रखा है, करेक्ट है। नैनो यूरिया का विकास और घरेलू उत्पादन की वृद्धि इस लक्ष्य के प्रति एक मुख्य आधार है, ये भी करेक्ट है। वर्तमान में भारत अपनी यूरिया की पूरी आवश्यकता घरेलू उत्पाद से पूरा कर लेता नहीं कर पाता। वर्तमान में भारत को क्या करना पड़ता है, वर्तमान में भारत को दूसरे स्थानों से यूरिया मंगाना पड़ता है, तब जाकर बात बन पाती है। ठीक है, याद रखना, पहला और दूसरा ही सही है। अभी रिसेंटली इंडिया ने ब्राजील में यूरिया का प्लांट भी लगाया था। ठीक है, एक बच्चा है टेक्निकल ग्रेड 3 में, सर आपकी क्लास से 10 करंट अफेयर के सीधे क्वेश्चन आए थे, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हाँ के बताया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, पशुधन स्वास्थ्य के संदर्भ में फुट और माउथ रोग जो होता है, जिसको आप बोलते हैं ब्रेसोलिस, इसके लक्ष्य के बारे में आप बताइए, ब्रेसोलिस के संबंध में आप क्या बताएंगे।
इन रोगों को नियंत्रण करने का लक्ष्य 2025 है। इन रोगों को पूरी तरह उन्मूलित खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। टारगेट 2025 में रखा गया, कहा है कि खुरपका और मुंहपका को 2030 तक खत्म कर देंगे। करेक्ट है। भारत नेट योजना और डिजिटल कनेक्टिविटी के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताइए जरा। कहा गया 2025 तक सभी गांवों को तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया था। पंजाब सरकार द्वारा संशोधित भारत नेट योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। पंजाब ने कहा है कि हम अपने हर गांव तक फाइबर केबल को पहुंचा चुके हैं। ठीक है, याद रखना। भारत नेट योजना का प्राथमिक उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की गति बढ़ाना नहीं सर, ग्रामीण में भी है। तो ग्रामीण होना चाहिए था पहला, और दूसरा ही सही होगा। एथेनॉल सब मिशन जो आपको देखने को मिलता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। समझ रहे हो ना कि पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें है, भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2030 से घटाकर 25 कर दिया है। पहला, भारत ने अपने निर्धारित लक्ष्य से 5 साल पहले ही उपलब्धि हासिल कर ली है। ये भी स्टेटमेंट है। अगर हम बात करते हैं एसर्टेशन है ये, और 5 साल पहले उपलब्धि हासिल कर ली है, और उसका जवाब है ये। करेक्ट है। हम एथेनॉल को बहुत E20 जो योजना है वो 5 साल बाद आनी थी, लेकिन हम पहले ले आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और ज्यादातर धान वगैरह से बनता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए 58वां सवाल है, टीबी मुक्त भारत जो हमने सोचा है कब तक कर लेंगे? टीबी मुक्त भारत 2025 तक। नक्सलवाद मुक्त भारत, नक्सलिज्म मार्च 26 तक खत्म कर देंगे। मलेरिया को 2030 तक दूर कर देंगे, और विकसित भारत हमारा 2047 तक हो जाएगा। इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन से ऊपर। ठीक है अजय भाई, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। कोई समस्या तो नहीं है? कोई भी समस्या नहीं। इस बेसिस पर आंसर क्या होगा बताइए। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्टली मैच आपको देखने को मिल जाएंगे। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हम अपने आप को विकसित बना लेंगे, ऐसा हमारे मोदी जी का कहना है। मोदी जी के बारे में अलग ही लेवल है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की हम बात करते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य आप देखेंगे क्या है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी प्राप्त करना है। 500 गीगावाट के लक्ष्य में अकेले 280 गीगावाट एनर्जी सोलर से प्राप्त किया जाएगा। भारत ने लगभग 106 गीगावाट एनर्जी सोलर से प्राप्त कर भी ली है, और इसके लिए कोप 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 2015 में इंडिया ने और फ्रांस ने मिलकर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया था, जिसमें वर्तमान में 106 सदस्य हो चुके हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ISA से बाहर हो गया है। डी आंसर है। इसरो ने आगामी मिशन के संदर्भ में आप बताएंगे, इसरो के आगामी मिशन क्या है? चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्री उतारना, करेक्ट। चंद्रयान 4 मिशन का प्रक्षेपण करना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बैस की स्थापना करना बाई 2028। अच्छा, स्थापना है 2035 पूछा है। इनका कालक्रम आपको बताना है कब तक करना है। बहुत बढ़िया। चंद्रमा पर मानव को 2040 तक भेजना है। कह रहे हैं कि हम 2040 तक चंद्रमा पे मानव को उतार देंगे। और ये चंद्रयान 4 के प्रक्षेपण की अगर बात की जाएगी, वो 2028 तक कर देंगे। अब समझ जाएंगे आप। 2-3-1 2-3-1। आपने जो एनटीपीसी करंट अफेयर की आप PDF मांग रहे हैं जो कंप्लीट नहीं है, वो डाल दी जाएगी। 61वां सवाल ये रहा, स्टील उत्पादन और कोयला क्षेत्र के बारे में क्या गलत है? स्टील उत्पादन और कोयला क्षेत्र के बारे में क्या गलत है बताइए। केवल दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2030 से 300 मैट्रिक स्टील उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है। भारत कच्चे इस्पात को दुनिया में तीसरे स्थान पर नहीं। ये भी सही है। अगर हम बात करते हैं, देखते हैं भारत का स्थान कितना है सर, जो नया है उसमें भारत का स्थान पहला है, तीसरा नहीं है। इंडिया की रैंक 1 है। लीजिए, भारत के पर्यावरण और जो आपके उत्सर्जन लक्ष्य हैं इसके बारे में बताएंगे। पर्यावरण के संबंधी जो उत्सर्जन लक्ष्य हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उत्सर्जन लक्ष्य क्या क्या है, बताओ फटाफट से। देखो, अगर मैं बात करता हूं 2070 तक नेट जीरो हो जाएगा भारत भी।
पूरी दुनिया हो जाएगी। मुंबई अपना शून्य कार्बन उत्सर्जन 2050 तक कर लेगा, रेलवे 2030 तक कर लेगा, करेक्ट है। नेट जीरो कार्बन एमिशन के ऊपर काम किया जा रहा है। 63वां सवाल है, विकसित भारत 47 के लक्ष्यों में क्या शामिल नहीं है? कि हम विकसित भारत बना लेंगे, उसमें क्या शामिल नहीं है? ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना है, परमाणु में 1 लाख मेगावाट तक बढ़ानी है पावर, जो आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से इसके उपयोग में 80% कमी लानी है, पेट्रोल में 50% एथेनॉल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहा ही नहीं गया है। कहा ही नहीं गया है। विकसित भारत 2047 तक हो जाएगा, बट इसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि इसमें एथेनॉल मिला देंगे, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। 64वें, अच्छा नया स्टेटमेंट आता है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के बारे में, यूडीएचआर को रिलेट करेगा सवाल, तो समझिएगा। यूडीएचआर 10 दिसंबर को पेरिस में पैलेस डी चेलॉट में बना था, बिल्कुल बना था। दस्तावेज को तैयार करने ड्राफ्टिंग कमेटी जो आपको देखने को मिलती है, इसको रेने कैसिन ने करी थी? बिल्कुल नहीं, लेवर रोजवेल्ट ने करी थी। कैसेट नहीं करी थी, लेवर रोजवेल्ट ने करी थी, रोजवेल्ट ने करी थी, अमेरिकन राष्ट्रपति। अपनाए जाते समय महासभा में 58 सदस्यों ने मतदान किया था, 48 सदस्यों ने मतदान किया था, 8 एब्सेंट थे, 2 ने मतदान नहीं किया था। 48 थे, ना कि 58। करेक्ट आंसर होगा पहला ही होगा, ओनली वन। ठीक है, याद रखेंगे, अद्भुत। 65वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एनएचआरसी के बारे में आप बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? एनएचआरसी 13 सदस्य निकाय है जिसमें अध्यक्ष केवल भारत का सेवानिवृत्त, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही है, बट इसमें जो ये बाद का स्टेटमेंट है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जरूरी नहीं है, अगर वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी होगा तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। 5 पॉइंट का लेके ये करेक्ट है, एक्स ऑफिशियो ये भी करेक्ट है, दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 1993 में इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना कब होती है? 1993 में होती है। 66 आप बताएंगे, 66वें क्वेश्चन की हम बात बताते हैं। पहली जनरेशन जो है, जनरेशन की बात की गई है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, सेकंड आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार जैसे शिक्षा वगैरह, और थर्ड पीढ़ी जो है उसको सामाजिक अधिकार, पर्यावरण शांति की बात की गई है, जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत बात की गई है। पहला ही ऑप्शन इसमें भी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। मानवाधिकार संगठन और उनके मुख्यालय के संदर्भ में सही उगम को चुनिए, जो इनका करेक्ट पेयर है उसको चुनना, जो करेक्ट नहीं है। एमनेस्टी लंदन है, करेक्ट है। ह्यूमन राइट वॉच न्यूयॉर्क, करेक्ट है। ठीक है, मानवाधिकार उच्चायुक्त जेनेवा, करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पेरिस में नहीं है, ये आपका पेरिस में नहीं है, ये कहाँ है? हेग में है, नेदरलैंड्स हेग में है, ये आपको हेग में देखने को मिलता है। आगे बढ़ी, मानवाधिकार के संबंधित ऐतिहासिक सम्मेलनों को कॉर्नोलॉजिकली बताएं, कॉर्नोलॉजिकली इसको बताएं आप। तेहरान का सम्मेलन आपको कब देखने को मिलता है? तेहरान 1968 में हुआ था, तेहरान 1968 में होता है। ठीक है, याद रखना। और इसके अंतर्गत कहा गया था ह्यूमन राइट्स के बारे में, ये सारे ह्यूमन राइट्स के ही हैं पहली बात तो। देन फिर बीजिंग डिक्लेरेशन होती है 1993 में, आपको देखने को मिलती है। नहीं, बीजिंग 1995 में, 5 में। वियना है 1993 में। और बात करें अगर डरबन की, डरबन आपको कहां देखने को मिल जाएगी? 2001 में। ये नस्लवाद की बात करता है, इन्होंने लिखा है, रेसिज्म की बात करता है। अब इसका ऑर्डर आप करेक्टली मेंटेन कर सकते हो, 2 1 3 4, आसानी से आपने इसको मैच कर लिया, 2 1 3 4। 69वां सवाल ये रहा, अधिकार और यूडीएचआर से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में बात करिए, अधिकार और यूडीएचआर के बारे में बताएं। अनुच्छेद 4 स्लेवरी और गुलामी से मुक्ति देता है, बिल्कुल देता है। आर्टिकल 12 गोपनीयता की गारंटी देता है, बिल्कुल देता है। देखो यूडीएचआर के अंदर आपके अनाउंसमेंट किए गए हैं, ठीक है, याद रखना। अब अगर हम बात करते हैं, यूडीएचआर बाध्यकारी संधि नहीं है, जरूरी नहीं है कि बाइंडिंग है, अगर आप मानना चाहते तो मान लीजिए, अगर आप नहीं मानना चाहते तो ना माने।
इसमें आपको अलग अलग आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स भी नहीं है, बट हाँ इसके अंदर तीनों ही सही है। आप इनके तीनों के बारे में याद रख लेना, पहला दूसरा तीसरा ही आप इसमें याद रख लेना, तीनों सही है, पढ़ लेना, इतना ही हो सकता है। 1948 में आता है बेटा 10 दिसंबर में, ठीक है। लो, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में आप बताएंगे कि भाई यह आपको किस तरीके से देखने को मिलता है। 2006 में इसको आयोग बनाया गया, 1946 में स्थापित था, सही है। इसके 47 सदस्य नहीं है, इस सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ये भी करेक्ट है। इसके 47 सदस्य आपके नहीं होते हैं, ठीक है, और मतलब होते 47 सदस्य हैं। इसको सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें काम नहीं करती है, पहला और तीसरा ही होगा। भारत द्वारा मानवाधिकार संधियों को कब कब लागू किया गया है बताइए। बाल अधिकार संधि सीआरसी 1992 करेक्ट है ये। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव 1993 ये भी करेक्ट है। यातना के विरुद्ध कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन एट्रोसिटीज 1997 करेक्ट है। तीनों ही सही है भाई, तीनों ही मिलान सही है। भारत ने जब जब संधियों पर हस्ताक्षर किए तीनों ही आपके मिलान सही हैं। रात में भी क्लास चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बराबर चलेगा। यातना के विरुद्ध कन्वेंशन, जैसा मैंने बताया था कि अभी मैं जस्ट बता के हटाऊं, यातना के विरुद्ध कन्वेंशन के ऊपर इसे संयुक्त महासभा ने 1984 में पेश किया था और 1987 में लागू किया था। भारत इसको कब अपनाता है सर? 1997 में भारत ने इसको अपनाया है। भारत इसको कब अपनाएगा? भारत में 1997। यातना को आपराधिक कानून के तहत एक दंडनीय अपराध मानने पर जोर दिया। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, अगेन दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बहुत बेहतरीन। यहां ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक बचता है आपका, ये लीजिए, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है। महिला सशक्तिकरण कोई नहीं कराता, आज मैं कराता हूं आपको महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो बताइए, सशक्तिकरण का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना है। अगर हम कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, इसका मतलब है कि महिलाओं को भर भर के पैसे दिए जाएं, ऐसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण का मतलब केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। सावित्रीबाई फूले ने पुणे में भड़वाला में पहला बालिका विद्यालय बनाया था। ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक से महिलाओं की शिक्षा को स्वीकार्यता दी थी। आंसर होगा इसके अंदर बी, दूसरा और तीसरा करेक्ट है। आपको मैच द फॉलोइंग बताना है। 39 डी करेक्ट है। 53 महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। 42 है आपका मातृत्व राहत। 16 है अवसर की समानता, करेक्ट है। ए का 2, बी का 1, सी का डी, डी का 3, ए ही होगा। ये तो पॉलिटी में आप मुझसे भर भर के पढ़ चुके हो। क्या मुझे इसमें भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नहीं। नेक्स्ट 75वां, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं का उद्देश्य के साथ सम्मिलित करें, फटाफट बताइए। मुद्रा योजना जो है इसका काम क्या था सर? मुद्रा योजना का जो काम था वो था स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना। मुद्रा योजना ए का 4 होना चाहिए। ए का 4। उज्ज्वला योजना क्यों थी? स्वच्छ ईंधन, बी का 3, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। 3 का 2 है और 4 का 1 है। पीछे आया था तब मैंने इसको समझा दिया था। 76वां सवाल ये रहा, पॉश एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। अधिनियम उन संस्थाओं पर लागू है जहां 50 से अधिक कर्मचारी, यह स्टेटमेंट गलत है। जहां 10 से प्लस अधिकारी हैं वहीं लागू है। 10 से अधिक कर्मचारी करेक्ट है। शिकायत की घटना के 90 दिन, बहुत बढ़िया। शिकायत घटना के 90 दिन के भीतर रजिस्टर होनी चाहिए। मैक्सिमम टेन्योर 90 दिन का ही है। 77 मातृत्व राहत की बात करता है, बताइएगा। इसके अंदर 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई, नए में की है। यह लाभ केवल पहले 2 बच्चों के जन्म तक ही सीमित है, परफेक्ट है। 50 या अधिक कर्मचारी वाली संस्था के लिए क्रीच सुविधा अनिवार्य है। ये इसमें तीनों ही सवाल सही है। इसमें वर्क फ्रॉम होम भी दिया जा सकता है, ये भी कहा गया है। महिलाओं को 3 महीने की छुट्टी भी मिलती है। अगला सवाल, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की हम बात करते हैं।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की हम बात करते हैं, बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, 2023 में भारत की रैंक 127 थी, 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 131। ठीक है, 131 है वर्तमान में भारत की रैंक। सूचकांक आपका हेल्थ वगैरह सब पर डिपेंड करता है, सभी सही है। अगेन ऑल आर करेक्ट। जैसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होता है वैसे क्रीच होता है। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? सीडॉ 1979 में बना था सबसे पहले। बीजिंग डेक्लेरेशन जो आपको देखने को मिलती है वो 1995 में है। एंड एसडीजी जो है वो 2015 में आया है। बात खत्म हुई। आप आसानी से देख सकते हैं 2 1 3। बात खत्म। और आज की क्लास का ये अंतिम सवाल ये रहा आपके सामने है। भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में आप बताइए क्या सही है और क्या नहीं है। इस स्टेटमेंट को आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तभी मजा आएगा पूरा। और जो मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था कि पॉलिट हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन होंगे वो कल कराएंगे, 25 25 25 25। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। खुल के खेलिए।